$1 की कीमत 90 रुपए। जी हां, भारतीय रुपया अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर आ गिरा है। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये हमारी पूरी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और अब सवाल यह है जो हम सबके मन में है, रुपए की ये गिरावट आखिर कहां जाकर रुकेगी? जरा सोचिए, 1947 में $1 1 रुपए के बराबर हुआ करता था, और आज उसी $1 के लिए हमें 90 रुपए देने पड़ रहे हैं। आज की हमारी इस पड़ताल का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक मामूली आर्थिक उतार चढ़ाव है या फिर भारतीय रुपए पर कोई सोचा समझा हमला किया जा रहा है? ये कोई आम न्यूज एनालिसिस नहीं है, बल्कि ये एक इकोनॉमिक थ्रिलर है। और अगर आपने इसे बीच में छोड़ा तो यकीन मानिए आप सबसे बड़ा राज जानने से चूक जाएंगे। स्क्रीन पर इस नंबर को ध्यान से देखिए। यह हमारी नई और काफी चिंताजनक हकीकत है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब हमें एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए 90 रुपए चुकाने होंगे। सिर्फ ये एक आंकड़ा हमारी अर्थव्यवस्था की मौजूदा हालत की पूरी कहानी खुद बयां कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से आप मीडिया में हर जगह यही सुर्खियां देख रहे होंगे। हर तरफ बस एक ही चर्चा है, रुपया धड़ाम से गिर गया, रुपया बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही है, या फिर सच कुछ और है जिसे शायद हमसे छुपाया जा रहा है? तो ठीक है, चलिए अब इस केस फाइल में और गहराई से उतरते हैं। देखिए, इस कहानी के दो पहलू हैं और हमें दोनों को बिना किसी पक्षपात के समझना होगा। हमारी इस इन्वेस्टिगेशन का पहला पड़ाव है दुनिया का सबसे ताकतवर संदिग्ध। इस केस में ना दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज चल रही हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि रुपया खुद ही कमजोर हो गया है, मतलब हमारी अपनी इकोनॉमी में ही कुछ गड़बड़ है। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि नहीं, रुपया कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि डॉलर इतना ज्यादा मजबूत हो गया है कि उसके सामने बाकी सब छोटे नजर आ रहे हैं। हमारी वित्त मंत्री ने भी इसी दूसरी थ्योरी की तरफ इशारा किया था। पर आखिर सच क्या है? चलिए सबूतों की पड़ताल करते हैं। हमारा पहला और सबसे बड़ा सस्पेक्ट है अमेरिकी डॉलर। देखिए, जब अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दरें बढ़ाता है ना, तो वो पूरी दुनिया के पैसे के लिए एक चुंबक की तरह काम करने लगता है। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स अपना पैसा अमेरिका में लगाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डॉलर में ज्यादा रिटर्न जो मिलता है। इसी वजह से डॉलर एक हॉट करेंसी बन जाता है और उसकी मांग आसमान छूने लगती है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जो डॉलर को लगातार मजबूत बनाता चला जाता है। और इस डॉलर की मजबूती का सीधा असर हम पर यानी भारत पर पड़ता है। जरा ये आंकड़ा देखिए, 17 अरब डॉलर। ये वो रकम है जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी एफपीआईज ने सिर्फ इसी साल भारत से बाहर निकाल ली है। जब इतना सारा डॉलर देश से बाहर चला जाता है तो मार्केट में डॉलर की कमी हो जाती है और रुपए पर जबरदस्त दबाव बनता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सारा का सारा दोष सिर्फ डॉलर का है? लेकिन क्या हो अगर सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, बल्कि हमारी अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर से ही पैदा हो रहा हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी ही बनाई हुई मुश्किल में फंस गए हैं? चलिए इसकी भी जांच करते हैं। अच्छा, इस केस को समझने के लिए एक बहुत जरूरी सबूत है ट्रेड डेफिसिट, जिसे हम व्यापार घाटा भी कहते हैं। एकदम सीधे शब्दों में कहूं तो जब हम दुनिया से सामान ज्यादा खरीदते हैं और बेचते कम हैं, तो हमें पेमेंट भी डॉलर्स में ज्यादा करनी पड़ती है। इसका नतीजा यह होता है कि देश के डॉलर रिजर्व पर लगातार बोझ बढ़ता जाता है और हमारा व्यापार घाटा इस वक्त एक रिकॉर्ड लेवल पर है। पहली बार ये $40 बिलियन तक पहुंच गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? कच्चा तेल और सोना। हम इन दोनों चीजों के दुनिया में सबसे बड़े खरीदारों में से एक हैं। हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हमें तेल चाहिए और हमारी सामाजिक जरूरतों के लिए सोना। और इनकी पेमेंट के लिए हमें लगातार डॉलर्स की जरूरत पड़ती है, जिससे डॉलर की मांग हमेशा ही ऊंची बनी रहती है। अब इस केस में एक बड़ी दिलचस्प दलील भी दी जाती है, वो ये कि रुपए का गिरना हमारे लिए अच्छा है। तर्क ये है कि जब रुपया कमजोर होता है तो भारत में बनी चीजें विदेशी बाजारों में अपने आप सस्ती हो जाती हैं। इससे हमारे एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात को एक जबरदस्त बूस्ट मिलता है। सुनने में तो ये एक मास्टर स्ट्रोक जैसा लगता है ना? लेकिन आंकड़े एक बिल्कुल ही अलग कहानी सुनाते हैं। पिछले एक दशक में रुपया डॉलर के मुकाबले 35% से भी ज्यादा गिरा है। पर क्या उसी हिसाब से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा? नहीं, पूरी दुनिया के एक्सपोर्ट में हमारा हिस्सा आज भी सिर्फ 2% पर ही अटका हुआ है। ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि रुपए की गिरावट के बावजूद हमारे निर्यात में वैसी बढ़ोतरी नहीं हुई जिसकी उम्मीद की जा रही थी। और इससे इस दलील पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है।
चलिए अब इस आर्थिक केस फाइल से जरा बाहर निकलते हैं और ये देखते हैं कि इस पूरी उथल पुथल का एक आम इंसान की जिंदगी पर आखिर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि दिन के आखिर में इसकी कीमत तो आम जनता को ही चुकानी पड़ती है। ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। रुपया कमजोर होता है तो विदेश से आने वाला हर सामान, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, मोबाइल फोन हो या लैपटॉप, सब कुछ महंगा हो जाता है। जब डीजल महंगा होता है तो ट्रकों का भाड़ा बढ़ जाता है, जिससे सब्जियों से लेकर हर जरूरत की चीज की कीमत बढ़ जाती है और आखिर में ये सब महंगाई की आग बनकर हमारी और आपकी जेब जलाती है। और इसका असर लगभग हर किसी पर पड़ता है। अगर कोई विदेश में पढ़ रहा है तो उसकी फीस और रहने का खर्च अचानक से बढ़ जाता है। अगर किसी कंपनी ने डॉलर में लोन लिया है तो उसे चुकाने के लिए अब ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। और हम सब जो बाजार से सामान खरीदते हैं, महंगाई की सीधी मार झेलते हैं। अब इस केस में एंट्री होती है जांच करने वाले जासूसों की, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। जब रुपया इस तरह से गिर रहा हो तो आखिर आरबीआई क्या कदम उठाता है? चलिए उनके इस रणनीतिक दाव को समझते हैं। देखिए, आरबीआई के पास रुपए को संभालने के लिए कई हथियार होते हैं। जब बाजार में डॉलर की कमी होती है तो आरबीआई अपने खजाने यानी फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर बेचकर सप्लाई को बढ़ाता है। वो फॉरेक्स स्वैप जैसी तकनीक का भी इस्तेमाल करता है। आसान भाषा में समझें तो आरबीआई कुछ समय के लिए बैंकों से रुपए लेकर उन्हें डॉलर दे देता है ताकि बाजार में डॉलर की कमी पूरी हो जाए। ये एक तरह की फाइनेंशियल सर्जरी है जो रुपए को बचाने के लिए की जाती है। और ये लड़ाई कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस रकम से लगाइए, 34 अरब डॉलर। ये वो चौंकाने वाली रकम है जो आरबीआई ने सिर्फ पिछले साल रुपए को और ज्यादा गिरने से बचाने के लिए अपने रिजर्व से खर्च कर दी। आरबीआई हर महीने अरबों डॉलर बाजार में झोंक रहा है, लेकिन सवाल वही है, फिर भी रुपया क्यों गिर रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आरबीआई भी एक मूलभूत आर्थिक नियम से बंधा हुआ है, जिसे इम्पॉसिबल ट्रिनिटी यानी असंभव त्रिमूर्ति कहते हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया का कोई भी सेंट्रल बैंक एक ही समय में 3 चीजें एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकता। एक स्थिर एक्सचेंज रेट, पैसों का फ्री फ्लो और एक आजाद मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई को इनमें से किन्हीं 2 को ही चुनना पड़ता है। अगर वो रुपए को बचाने के लिए एक्सचेंज रेट को स्थिर करने की कोशिश करता है तो उसे कुछ न कुछ कुर्बान करना ही पड़ता है। ये एक बहुत ही मुश्किल संतुलन है। तो सारे सबूतों और दलीलों को देखने के बाद इस केस का अंतिम फैसला क्या है? रुपए की इस गिरावट का असली मुजरिम आखिर है कौन? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कहानी में कोई एक विलन है ही नहीं। ये एक परफेक्ट स्टॉर्म है। एक तरफ से मजबूत होता डॉलर और विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना, और दूसरी तरफ से हमारा खुद का आयात पर ज्यादा निर्भर होना। इन सब ने मिलकर रुपए को इस हालत में पहुंचाया है। अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। 3 बड़ी नेगेटिव ताकतें, मजबूत डॉलर, विदेशी निवेश का बाहर जाना और हमारा अपना व्यापार घाटा, ये तीनों मिलकर रुपए को नीचे की ओर धकेल रही हैं। और इनके सामने आरबीआई का हस्तक्षेप एक बचाव की कोशिश तो है, लेकिन ये एक अस्थायी समाधान ही नजर आता है। तो क्या ये केस यहीं बंद हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमें एक आखिरी और भी ज्यादा परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या रुपये की ये लड़ाई खत्म हो गई है या फिर अगला पड़ाव 100 रुपए प्रति डॉलर है? ऐसी डीप एनालिसिस, फैक्ट्स और सेंसे लेवल इंसाइट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय दें कि 2025 में रुपया कहां तक पहुंच सकता है।